हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज 31 जनवरी 2026 को सीबीएसई के द्वारा सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो आज के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, और जो भी बच्चे जीआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको इस क्वेश्चन को देख लें। इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो अपने कॉपी पे अपने नोट करके लिख लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम और एप्लीकेशंस इज नॉट जनरली बंडल्ड विद एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सिंपली बात बोली थी कि आपके पास कौन सी ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे आपको नहीं मिलते हैं। तो वो कौन सा था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो एमएस वर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब सर एक्चुअल में होता क्या है, बंडल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में होता है कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसकी अपनी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बिल्ट इन। कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या मिलते हैं? बिल्ट इन मिलते हैं। बिल्ट इन यूटिलिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बिल्ट इन यूटिलिटी बोलते हैं। और बिल्ट इन यूटिलिटीज़ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ जाती हैं? बेसिकली आपके इसमें कुछ प्रोग्राम्स आते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम आ जाते हैं? जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पेंट, है ना, तो पेंट आता है, नोट पैड आता है, और जो आपका कैलकुलेटर आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो किसके टाइप है। बेसिकली जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे आपको ये बिल्ट इन यूटिलिटी मिलते हैं। मतलब जब आप इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सारे प्रोग्राम मिल ही जाएंगे जब आप इंस्टॉल करोगे। ओके, पर यहाँ पूछा था कि नॉट जनरली, कि आपको वो जनरली इंस्टॉल नहीं मिलता है, पर आप उसको बाहर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल करते हो। पैकेज का मतलब क्या है? आप क्या करते हो? माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस सूट आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट आता है। अब सूट का मतलब क्या है? बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हो जाते हैं, जैसे प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 3, अगर इन सभी को मैं कलेक्टिवली क्या करूं, कंबाइन करके आपको परचेज मतलब आपको दे दूं, बेच दूं एक तरीके से, तो वो जो पूरा का पूरा कलेक्शन होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स का, उसको हम सूट बोलते हैं। सूट भी होता है और कई जगह पैकेज भी लिखा होता है। तो सूट और पैकेज का मतलब ये होता है कि जब आप कोलैबोरेशन या फिर कलेक्टिवली क्या कर रहे हो, किसी एक डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको या फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स को आप कलेक्टिवली क्या कर रहे हो, बेच रहे हो आगे। और यहाँ पे प्रोग्राम कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा था, मान लेते हैं ये हमारे पास एमएस ऑफिस का सूट है, तो प्रोग्राम नंबर 1 क्या होगा? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होगा। दूसरा क्या हो सकता है? मान लेते हैं पावर पॉइंट होगा, जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और तीसरे नंबर पे प्रोग्राम क्या होता है सूट में? एक्सेल, क्योंकि ये ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा और भी मिल जाते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 मान लेते हैं, कौन सा मिल गया आपको? हम सपोज कर लेते हैं कौन सा मिला आपको यहाँ पे। चलो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे इसके बारे में कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का क्या होता है, हमारा एक डाटाबेस होता है, उसका नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी एक बार समझाया था, तो आपने मुझे इसको नीचे बताना है। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मैं उसको कमेंट कर दूंगा। जिस बच्चे ने राइट आंसर किया होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी बच्चे भी हैं उसको देख पाएँ। तो इसका राइट आंसर क्या? हमारा बी हमारा राइट आंसर बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर को, दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट एंड स्प्रेड थ्रू नेटवर्क बाई एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वर्नेबिलिटी विदाउट रिक्वायरिंग एनी यूजर एक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे आपका वॉर्म राइट आंसर बन जाएगा, है ना। वॉर्म क्यों होता है? बेसिकली मैंने आपको जब हमने मतलब प्रीवियसली जब हम डिस्कस किए थे ये सारे टॉपिक्स, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि एक मालवेयर कौन सा होता है जो क्या करता है, नेटवर्क के ऊपर स्प्रेड होता है। मान लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे एक फाइल भेजी, उसमें क्या था? एक वायरस था। वो वायरस क्या था? बेसिकली वो वॉर्म था। वो वायरस कौन था? हमारे पास वॉर्म था। तो वॉर्म क्या करता है, जैसे मेरे सिस्टम पे आया, मान लेते हैं मेरे सिस्टम पे वो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया वॉर्म को, तो क्या होता है? वॉर्म क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। मान लेते हैं वो पहले क्या था, एक था, फिर उसने अपने आप को तोड़ के कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब ये आगे अपने आप को कितने पार्ट्स में तोड़ते रहेंगे? 2-2 पार्ट्स में तोड़ते रहेंगे। इससे होगा क्या? इन द एंड जो मेरी पूरी की पूरी स्टोरेज है वो उसको फुल कर देंगे। और मान लेते मैंने बाई चांस गलती से अपना इंटरनेट ऑन कर दिया, तो वो इंटरनेट की हेल्प से जो मेरे फ्रेंड्स होंगे फर्दर आगे, उनके ऊपर भी वो स्प्रेड हो जाएगा, उनके ऊपर भी वो सेंड हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? बेसिकली हमारे पास मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर होता है। और ये कौन सा होता है जो नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है? वो हमारा वॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वॉर्म क्या होता है। बेसिकली एक स्टैंड अलोन मालवेयर होता है जो रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और किसकी हेल्प से वो क्या करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये लिखा था कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या बन गया, यहाँ पे वॉर्म तो राइट आंसर बन गया, चलो यहाँ पे वॉर्म आ गया राइट आंसर। पर स्पैम भी काफ़ी बार पूछा गया है। स्पैम क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस जो क्या करते हैं हम सेंड करते हैं, या फिर कई जगह लिखा होता है अनसोलिसिटेड मेल्स। अगर मेल नहीं लिखा हो तो आपको लिखा होगा अनसोलिसिटेड बल्क मैसेज सेंट ओवर ईमेल। ये हमारा ईमेल के थ्रू सेंड होता है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको इसको तभी समझाया क्योंकि वॉर्म अगर पूछा गया एग्जाम में कि इंटरनेट की हेल्प से वो स्प्रेड होता है। पर अगर आपसे ये कल को पूछ लिया जाए कि ऐसा अनसोलिसिटेड मैसेजेस हैं जो ईमेल के थ्रू सेंड होते हैं, है ना, तो आपने याद रखना है, या फिर ईमेल है या फिर कोई भी सोशल मीडिया मान लेते हैं, उसके थ्रू अगर वो सेंड होता है और वो वायरस नहीं है, याद रखना है ये स्पैम कोई वायरस नहीं होता है, ये कोई वायरस नहीं होता है, ये याद रखना है। स्पैम क्या होता है, कोई भी अनसोलिसिटेड मैसेज होता है। मान लेते हैं कि मैंने क्या कर दिया, आपको एक मैसेज भेजा जो आपके काम का नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है, एक स्पैम का मैसेज है, मतलब आपके रिलेवेंट नहीं है, अनसोलिसिटेड मैसेज है वो आपके लिए। ओके, तो इसको आप सोशल मीडिया पे भी भेज सकते हो और आप ईमेल्स के थ्रू भी भेजते हो, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा एडवेयर क्या होता है, एडवेयर आपने सभी ने देखा होगा, जैसे हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम के ऊपर क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे पॉपअप्स आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के, तो पॉपअप किसका एग्जाम्पल है, वो बेसिकली एडवेयर का एग्जाम्पल है। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है जब भी आप क्या करते हो, किसी सिस्टम को या फिर किसी प्रोग्राम को ऑनलाइन डाउनलोड करते हो। मान लो कल को मैंने क्या किया, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, जैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी मेरे फ़ोन पे क्या आ गया, यहाँ पे एड्स आनी स्टार्ट होगी। तो वो एड्स आई क्यों आई, क्योंकि उसमें कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एडवेयर चल रहा था, तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिशिंग दे रखा था, सर फिशिंग का मतलब क्या हुआ, देखो फिशिंग क्या होता है, क्योंकि ये सारी जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी टर्म्स आती हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक टर्म है फिशिंग, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर फिशिंग क्या होता है, फिशिंग एक्चुअल में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी को एक तरीके से फ्रॉड करने का काम करते हो। होता क्या, सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पर्सन आ गया यहाँ पे, अब ये पर्सन चाहता है कि दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या करता है, सपोज कर लेते हैं इसने क्या किया, एक फेक वेबसाइट बना दी किसकी, फेसबुक की, और इस वेबसाइट का लिंक किसको भेज दिया, इस पर्सन को भेज दिया। अब ये पर्सन सोचता है कि अच्छा फेसबुक का है तो मैं कोई नहीं, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड वो यहाँ पे डालता है, रॉन्ग, मतलब फेसबुक की ऑफिशियल साइट नहीं होती है ये क्या होती है बेसिकली, एक वो होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, डमी साइट होती है, मान लेते हैं, है ना। डमी साइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ वगैरह डालेंगी वो फेसबुक की नहीं होंगी, वो बेसिकली कहाँ पे चली जाएंगी, इस पर्सन के पास चली जाएंगी। तो इसको बोलते हैं फिशिंग, मतलब जाल जिसे बोलते हैं ना फिशिंग करना, कि हम क्या करें, बेसिकली जाल फेंक रहे हैं किसके ऊपर, जिसकी मुझे डिटेल्स चाहिए। अब डिटेल्स मुझे कौन सी चाहिए होंगी, मान लेते हैं मुझे इस पर्सन के क्या चाहिए, यहाँ पर तो मैंने सिंपल इसका क्या बताया कि ये पर्सन इसका यूज़र आई और पासवर्ड चुरा रहा है। पर मान लेते हैं कि ये एक बंदा हैकर है, वो क्या चाहता है, उसके पासवर्ड चाहता है या फिर उसका जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड डिटेल होते हैं वो काफ़ी मतलब महंगे बिकते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लैक मार्केट में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डील होती हैं। तो वो कैसे फंसाया जाता है, जो आम जनता होती है उसको, विद द हेल्प ऑफ फिशिंग। होगा क्या, जैसे रिसेंटली भी न्यूज़ में चला था कि जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं पर वो गलत आ रही हैं। पर वो कहाँ पे खरीद रहे थे, फ्लिपकार्ट की मान लेते हैं ऑफिशियल साइट थी फ्लिपकार्ट, पर वो खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, मतलब वहाँ पे के की जगह क्या आ गया था, वहाँ पे सी, फ्लिपकार्ट करके ऐसे आ गया था। तो वो गलत साइट पे खरीद रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उनका फिशिंग क्या वो शिकार हो रहे थे, वो उनकी सारी की सारी पेमेंट थी वो क्या कर रहे थे, वो क्या करते थे, जो हैकर होते हैं उनके अकाउंट में वो जा रही थी। तो ऐसे करके आपने ये सारी टर्म्स समझनी होती हैं। फिर नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गूगल क्रोम इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे बताना कि गूगल क्रोम के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा। तो इट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर, सेकंड लिखा है इट इज़ अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फिर लिखा है इट इज़ अ वेब बेस्ड सर्च इंजन, फिर लिखा है इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउज़र इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले ये चीज़ समझाई थी कि गूगल क्रोम क्या है, ये हमारा सर वेब ब्राउज़र है, ये हमारा क्या है सर, वेब ब्राउज़र है। और गूगल क्रोम में अगर बोले कि सर्च इंजन कौन है, सर्च इंजन हमारा कौन सा है, सर्च इंजन हमारा गूगल है। ये याद रखना है आपने, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि गूगल सर सर्च इंजन है पर वेब ब्राउज़र हमारा गूगल क्रोम है। बेसिकली गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे सर्च इंजन था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड राइट आंसर बन जाता।
बाकी सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट हैं। कि फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ द टर्म, कि मतलब टर्म क्या होती है फ्री सॉफ्टवेयर। तो आपने ये बताना है कि सर टर्म होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसके अलावा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेसिकली, ये होता क्या है बेसिकली, जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से क्या होता है बेसिकली, क्रोम है, क्रोम को बनाया गया है क्रोमियम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ओपन सोर्स हमारा जो क्रोमियम है वो बेसिकली क्या है, क्रोम इटसेल्फ इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गूगल। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि क्रोमियम तो ओपन सोर्स है पर इसको कंट्रोल कौन करता है बेसिकली, इन द एंड गूगल उसको कंट्रोल करता है। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारा एक टाइप ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी होता है, क्योंकि होता तो ओपन सोर्स ही है पर क्रोम क्या है बेसिकली, गूगल क्रोम ये गूगल का प्रोडक्ट है ना। वो जब चाहे उसको, मतलब ऐसे अभी तो हम फ्रीली उसको यूज़ कर रहे हैं, पर वो जब चाहे क्या कर सकता है, उससे हमारे मतलब बेसिकली पैसे ले सकता है हमसे, कि हम क्या करें, अगर हमें ये ब्राउज़र यूज़ करना है तो वो हमें उसको मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, है ना। पर गूगल ऐसा करता नहीं है अभी, वो बेसिकली एड्स वगैरह से क्या करता है, अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट इंटीग्रेटेड टू अ व्हाट्सएप। अभी ये लेटेस्ट है क्योंकि जो हमारे पास मेटा का जो अभी चला है, वहाँ पे बेसिकली जो हमारे मेटा के जो फाउंडर हैं, है ना, जो हमारे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, उनके द्वारा क्या किया गया है, एक वर्चुअल असिस्टेंट हमारे व्हाट्सएप में ऐड किया गया है। चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों अभी प्रोडक्ट किसने खरीद लिए हैं, अब इनकी पेरेंट कंपनी कौन बनेगी है, मेटा। याद रखना है मेटा के प्रोडक्ट कौन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लास्ट में कौन सा है, फेसबुक। जो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, मेटा AI, है ना। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया क्या बन जाएगा, मेटा AI बन जाएगा। कि जो हमारे पास मेटा AI है बेसिकली ये क्या है, असिस्टेंट है, जो बेसिकली पहले इसका नाम क्या होता था, मेटा का फेसबुक था। याद रखना ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। इन्होंने क्या किया है बेसिकली, जो इनका लेमा एक तरीके से मॉडल था, लेमा को क्या बोलते हैं, याद रखना इसको, आपने किसको बोलते हैं, LAMA। लेमा बेसिकली है कि हमारे पास, सर ये हमारे पास क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये चीज़ भी पूछी जाती है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो मेटा का, वो किस कंपनी से रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है कि वो मेटा AI किससे ट्रेंड हुआ है, लेमा से। और लेमा का मतलब क्या है सर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो किसका है हमारे पास, मेटा का, जो बेसिकली क्या करता है, AI फीचर देता है इन सभी प्लेटफॉर्म को। और मैं बोल लूँ कल को, अब बताओ यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखा जाए, एलेक्सा, सर एलेक्सा किसका है, एलेक्सा हमारा अमेजोन का है। याद रखना है अमेजोन का क्या है हमारे पास, एलेक्सा है। एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसके अलावा जेमिनी क्या है, जेमिनी भी बेसिकली हमारे पास गूगल का AI असिस्टेंट है। गूगल का क्या है सर, ये हमारे पास AI असिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बस लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बस आपने ये चीज़ें समझनी होती है कि क्या मतलब होता है इनका। और चैट GPT को आप सभी को पता है किसका है ये, बेसिकली ये हमारे पास ओपन AI का है। ओपन AI का कौन सा है हमारे पास सर, चैट GPT। ये सारे के सारे हैं क्या सर, ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली ये क्या है, हमारे पास चैट बॉट्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, चैट बॉट्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं AI असिस्टेंट। कुछ भी बोल लो, काम तो ये दोनों सेम ही करते हैं सारे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या राइट आंसर बन जाता हमारे पास, मेटा AI यहाँ पे राइट आंसर बन जाता, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। फिर हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इन द फुल फॉर्म ऑफ HDMI वट डज HD स्टैंड फॉर। यहाँ पे बोला कि HDMI में क्या होता है, HD का मतलब क्या होता है। तो HDI मैंने को पहले बताया था, HDMI क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली होता क्या HDMI, ये भी आपने याद रखना है। HDMI होता क्या है सर, अगर कल को आपसे पूछ लिया है कि ऐसा कोई इंटरफेस बताओ जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो को भेज सकते हो, तो वो कौन सा इंटरफेस है सर, वो HDMI इंटरफेस है। तो आपने पहला पॉइंट आपने कॉपी में नोट करना है, इट इज़ अ डिजिटल। ये क्या है बेसिकली सर, हमारा डिजिटल इंटरफेस है। अब ये डिजिटल इंटरफेस सर करता क्या है, दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कॉपी पे, ये यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट या फिर ट्रांसमिटिंग हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो डाटा। ये आपने नोट करके लिख लेना है। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप देखते हो ना, जो बड़े बड़े हमारे पास बैनर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े LCDs होते हैं, जहाँ पे एक तरीके से कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दी जाती है, तो वहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि वहाँ पे आप कौन सी वो है, एक
इंटरफेस है उसको आप यूज़ करते हो, या फिर कौन सी वायर या कौन सी केबल यूज़ करते हो, तो हम वहाँ पे HDMI केबल यूज़ करते हैं। तो कल को जब आप यूज़ करोगे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप देखोगे कि जब भी कोई बड़ी बड़ी चीज़ें जहाँ पे आपको हाई डेफिनेशन में कोई चाहिए, तो आप कौन सा पोर्ट यूज़ करते हो, आप HDMI पोर्ट यूज़ करते हो। तो HDMI इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब HDMI हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी दिखती है, और उसमें ट्रांसमिशन रेट क्या होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेसिकली, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरली द वेब बेस्ड सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा इजी है सर, यहाँ पे बिंग हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो मैंने वैसे आपको क्वेश्चन दिया ही था, पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है हमारे पास, ये उसका डाटाबेस का नाम है जो मैंने वैसे आपको ऊपर दिया था कि होता क्या है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, बेसिकली एक हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। किसका, हमारे पास जो मैं बताया था ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना एक सूट होता है या फिर ऑफिस का अपना पैकेज होता है, तो उसका एक क्या है, बेसिकली एक एक तरीके से प्रोग्राम या फिर उसकी एप्लीकेशन है। जैसे हमने वर्ड देखा था, एक्सेल देखा था, पावर पॉइंट देखा था, तो मैंने आपसे डाटाबेस का पूछा था, तो डाटाबेस का यहीं पे ऑप्शन में आ गया था। तो MS एक्सेस है उसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट करके लिख लेना है। इसके अलावा एज्योर क्या है, तो सर एज्योर होता क्या है, ये हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये हमारे पास क्या है सर, क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारे पास सर प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन जितने भी ऑप्शंस होते हैं इनसे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको भी आपने नोट करके लिख लेना है। और देखो एज तो आप सभी को पता है, ये क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक तरीके से वेब ब्राउज़र है। जैसे हमने गूगल का देखा ना, वेब ब्राउज़र कौन था, गूगल का क्रोम था। और वैसे ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का कौन है सर, हमारे पास एज है। सर एज से पहले कौन होता था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास विंडोज़ 10 था उससे पहले बेसिकली हम एक यूज़ करते थे वेब ब्राउज़र। उस वेब ब्राउज़र का नाम क्या था, उसका नाम था सर इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ें हैं ना जो सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू स्मॉल फाइल स्टोर्ड बाय वेबसाइट थ्रू द वेब ब्राउजर ऑन अ यूजर डिवाइस टू रिमेंबर ब्राउजिंग एक्टिविटी एंड द प्रेफरेंसेस। देखो ये चीज़ होती है, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप देखते हो ना, आपको एक पॉपअप्स आता है कि आप क्या करो, एक्सेप्ट द कुकीज़, एक्सेप्ट करो क्या, किस चीज़ को, कुकीज़ को। तो जो ये क्वेश्चन है वो उसी के रिगार्डिंग है कि जब आप कुकी को एक्सेप्ट करते हो, वो क्या करता है, वो एक स्मॉल फाइल्स होती हैं जिनको जो वेबसाइट के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, आपके वेब ब्राउज़र में स्टोर होने की परमिशन मांगता है। तो जैसे आप एक्सेप्ट करते हो कुकी को, तो इसका मतलब क्या है, आप उसमें अपने वेब ब्राउज़र पे उसको क्या दे रहे हो, अपनी एक स्टोरेज दे रहे हो कि आपके फ़ोन के अंदर ही या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक छोटी सी मेमोरी के अंदर वो वेबसाइट का कुछ डाटा है वो वहाँ पे स्टोर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुकीज़ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली कुकीज़ क्या होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं जो हमारे पास कंप्यूटर के जो वेबसाइट होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करती हैं, प्लेस की जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो कुकीज़ होती हैं वो रिमेंबर करती हैं, क्या चीज़ सर रिमेंबर करती हैं, कि जब कब आपने लॉगिन किया था, क्या क्या चीज़ यहाँ पर ट्रैक कर रहे हो। जैसे होता नहीं है, जैसे आप अमेज़ोन पे जाते हो, मान लेते हैं आपने फर्स्ट टाइम पे सर्च किया कोई मोबाइल, है ना, तो नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है, जैसे आप मोबाइल से बाहर चले जाते हो तो आपको जो अमेज़ोन का होम पेज होता है, तो यहाँ पे वो आपको दिखाता रहता है कि आज ये मोबाइल लॉन्च हुआ, आज ये एक नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्यों दिखती हैं, क्योंकि उसने क्या किया होता है, आपके ब्राउज़र में कुकीज़ स्टोर की होती हैं। और कुकीज़ क्या बताता है कि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र मेरी साइट खोलेगा, मान लेते हैं अमेज़ोन खोलेगा, तो उसको मुझे सबसे पहले कौन सी चीज़ें दिखानी है जो जिसको उसने सर्च किया था, तो उसको मोबाइल दिखाने हैं। तो वो क्या करता है, बेसिकली आपको मोबाइल दिखाता है। तो इसलिए वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कुकीज़ को स्टोर करती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम टू ऑटोमेट द स्पीड द प्रोसेस ऑफ चेक। बेसिकली चेक के लिए कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है, तो MICR यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी समझाया था शायद, है ना, एक दो दिन पहले ही शायद समझाया था कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको MICR बोलते हैं, ये कौन यूज़ करते हैं, बेसिकली बैंक किसको यूज़ करते हैं, है ना। जो हमारे चेक होते हैं, बेसिकली हमारे पास होते हैं चेक, जो चेक्स वगैरह हम लेके जाते हैं, तो वो चेक्स में देखना एक इंक लगी होती है नीचे, जैसे यहाँ पे एक इंक लगी होती है, ब्लैक ब्लैक कलर की इंक। इस इंक को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइज्ड इंक बोलते हैं। और इसको चेक कौन करता है, उसको चेक करता है MICR। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज यूनिट हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए कि लार्जेस्ट सर कैपेसिटी हमें कौन देता है, तो लार्जेस्ट कैपेसिटी हमें कौन देता है यहाँ पे, पेटाबाइट। तो यहाँ पे हमारा सी या फिर थर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास के बी होता है सर, हमारे पास के बी कितना होता है, मैंने आपको बताया था ना 1024 बाइट होता है के बी हमारा। और वैसे हमारे पास एम बी कितना होता है, ये हमारे पास 1024 के बी होता है। और जो हमारे पास जी बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 1024 एम बी। पर जो हमारा पेटाबाइट होता है ये कितना होता है हमारे पास सर, ये होता है 1024 टेराबाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपने इसको नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर आपको बताना है कि एंटीवायरस कौन है यहाँ पे। तो देखो एंटीवायरस कौन है हमारे पास, डिफेंडर। कि हमारे पास जो विंडोज़ 10 है उसमें भी देखोगे आप कि उसमें जो अपना उसका एंटी मालवेयर बोलते हैं इसको, एंटी मालवेयर या फिर एंटीवायरस, एंटीवायरस या फिर एंटी मालवेयर कौन सा है विंडोज़ 10 में, वो आपके पास आता है डिफेंडर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन गया। ओके, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जब आप विंडोज़ में सर्च करेंगे ना तो आपको आपने सर्च करना है बेसिकली विंडोज डिफेंडर, तो आपको मिल जाएगा कि ये भी क्या है हमारे पास डिफेंडर भी, ये भी सर हमारे पास क्या है, बिल्ट इन क्या है, यूटिलिटी है। जो हमने पहले देखी ना ऊपर, जैसे हमने पेंट देखा, कैलेंडर देखा, नोटपैड देखा, तो वैसे डिफेंडर भी क्या है एक, जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे ये अपने क्या होता है बेसिकली इंस्टॉल होता है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। एक्सेस तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या होती है बेसिकली डाटाबेस एप्लीकेशन होती है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। और ऑडासिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना अलग से। ऑडासिटी क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ये ओपन सोर्स होता है, एन, इसको लिखना एन ओपन सोर्स डिजिटल ऑडियो एडिटर या फिर इसको हम रिकॉर्डर भी बोलते हैं। याद रखना है ऑडासिटी क्या है बेसिकली, एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है जो क्या काम करता है, जो हमारे पास होता नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई वीडियोस होती हैं, ऑडियो होती है, फाइल्स होती हैं, गाने वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती है, मतलब ऐसे कर करके आवाज़ आती है ना। तो अगर उसको मुझे एडिट करना है, फ्री में करना है, तो उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करूँगा, ऑडासिटी का प्रोग्राम इंस्टॉल करूँगा। क्योंकि ये ओपन सोर्स है, मतलब इसको मैं फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। और जो भी इसके मुझे सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें होंगी इसमें वो सारी की सारी मेरे लिए क्या होंगी, फ्री होंगी। और विन आर आर, तो भाई लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था विन आर आर क्या काम करता है सर ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ट्रायल वेयर, इसको आपने लिख लेना, ये हमारे पास क्या होता है सर, ये हमारे पास ट्रायल वेयर फाइल आर्काइवर यूटिलिटी होती है, आर्काइवर यूटिलिटी होती है ना। जो बेसिकली क्या करती है, या तो फाइल को जिप करती है, जिप करने का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या मतलब होता है इसका, कंप्रेस करना, है ना। इससे आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो और अनकंप्रेस भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग गूगल एप्लीकेशन इज communication and collaboration platform and integrate chat मीटिंग स्क्रीन शेयरिंग एंड suitable फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस। चाहे आप एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे आप क्लास की बात कर लो, ये सारा का सारा जब हमारा कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम ये काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था। क्या नाम है इसका, गूगल का मीट। गूगल मीट में हमारे देखते हैं बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी थी, चैट्स किए थे, मीटिंग्स करी थी, है ना, अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करी थी टीचर ने, और टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था उस पर। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है हमारे पास, गूगल मीट से रिलेटेड है। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया। इसके अलावा अगर कल को आपसे पूछ लिया कि बताओ गूगल टास्क क्या है, बेसिकली आपने बताना है कि सर ये हमारे पास क्या होता है, टूल फॉर मैनेजिंग टू डू लिस्ट। याद रखना है यहाँ पे कि जो हमारे पास गूगल का टास्क होता है ये क्या काम करता है सर, ये हमारे पास मैनेज करता है। मैनेज क्या करता है बेटा, आपने बोलना है सर ये हमारा जो हमारे पास टू डू लिस्ट होती है ना, जैसे हम डेली बोलते हैं कि मुझे आज मेरा आज ये काम है इंपॉर्टेंट, पहले मैं इसको करूँगा फिर मैं इसको करूँगा, तो वैसे ही टास्क भी वही काम करता है, मैनेज करता है आपकी टू डू लिस्ट को। और मैं बात दूँ एक दूसरा आता है कीप, यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है गूगल का कीप, सर ये क्या काम करता है, या फिर इसके बारे में ये बताएं आप मुझे थोड़ा। तो देखो कीप क्या काम करता है बेसिकली, ये हमारे पास क्या होता है, नोट, अगर आपको ऐसे होते हैं ना, हमें छोटे छोटे नोट्स हमें लिखने होते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, गूगल की अपनी नोट टेकिंग सर्विस है ना। ये बेसिकली गूगल की अपनी नोट टेकिंग सर्विस है, जहाँ पे बेसिकली आप जो नोट्स वगैरह है उनको आप ले सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग, वो क्या आपके पास जैसे गूगल असिस्टेंट, जो यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या होता है, बेसिकली एक एआई पावर्ड हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट है, जो क्या करता है बेसिकली आपकी असिस्ट करता है आपको, चाहे आप वॉइस कमांड दे लो, चाहे आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में उसको यूज़ कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था,
विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन। देखो अंडू ऑपरेशन के लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप कंट्रोल जेड का यूज़ करते हो। बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अंडू ऑपरेशन दे रखा था तो कंट्रोल जेड यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है। कंट्रोल यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं सर, अंडरलाइन के लिए, या आपने हमें बताया था अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब मुझे किसी चीज़ को कट करना हो। और सर कट करने का मतलब क्या होता है, कट करने का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को मूव कर रहे हैं। मूव कहाँ कर रहे हैं, अब उसको क्लिप बोर्ड पर उसको मूव कर रहे हैं, मूव टू क्लिप बोर्ड। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, कट करते हैं। और सर वाई, कंट्रोल वाई क्या होता है, इसका मतलब होता है रीडू। रीडू का मतलब क्या होता है, जैसे हम अंडू में क्या करते हैं, बेसिकली हमने कोई एक टेक्स्ट लिखा है उसको हम क्या करते हैं, वापस ले जाते हैं। तो रीडू में क्या होता है, उसी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, वापस ले आते हैं। सपोज कर लेते हैं मैंने लिखा था यहाँ पे दिस इज़ माई बुक, तो मैंने ऐसे करके लिखा है इस पर। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, सपोज कर लेते हैं अंडू मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडू जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जो यहाँ पे इसके बुक के यहाँ पे दो टेक्स्ट थे वो क्या हुए, यहाँ पे वो डिलीट हो गए, तो उसको हम बोलते हैं अंडू करना। और रीडू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, रीडू क्या होता है, यहाँ पे तो यूज़ नहीं हो रहा है, पर रीडू कंप्यूटर में अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप रीडू प्रेस करेंगे तो जो आपने डिलीट किया था वो फिर से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो ये मतलब होता है अंडू और रीडू का। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे पूछा है, तो आपने बताना है सर यहाँ पे हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। बेसिकली सर हमारे पास उबंटू यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर सेकंड ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब उबंटू है क्या, बेसिकली आप सर हमें बताएंगे उबंटू क्या है। बेसिकली उबंटू हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। सर आपने बता तो दिया कि ये लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सर लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली क्या था, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं हमारे पास एक पर्सन थे लिनक्स करके, एक पर्सन थे लिनक्स टॉरवाल्ड करके, जिन्होंने क्या बनाया था, बेसिकली उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया था। एक प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने बोला था कि मैं एक अपना एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा या फिर अपना एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा जो फ्री होगा सभी के लिए, उसके लिए कभी भी मैं किसी पर्सन से पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, और उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बना दिया था, लिनक्स बना दिया था, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और लिनक्स किसने बनाया था, लिनक्स टॉरवाल्ड ने। तो इस पर्सन ने देखो, जो हम देखते हैं ना ओपन सोर्स का जो कंसेप्ट है वो इन पर्सन के द्वारा दिया गया था। अगर ये पर्सन नहीं होते तो हर एक चीज़ के आपको क्या करने पड़ते, पैसे देने पड़ते। तो लिनक्स ने क्या किया था, एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, लिनक्स बनाया था, जो क्या था बेसिकली उस टाइम पे तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। क्यों पॉपुलर हुआ था, क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स था कि मैं चाहे खुद यूज़ करूँ, चाहे अपने फ्रेंड को दे दूँ, चाहे किसी और को दे दूँ, है ना। तो बेसिकली उस टाइम पे ये लिनक्स बना था। अब लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या, मान लेते हैं लिनक्स पहला बना, मान लेते मैंने बना दिया उसको, मैंने उसका नाम रख दिया ABC लिनक्स। दूसरा किसी और पर्सन आ गया, उसने बोल दिया कि मेरा नाम है, मान लेते हैं संजय, उसने लिख दिया संजय का लिनक्स, संजय लिनक्स। तो ये क्या बन गया, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, इसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो उबंटू उबंटू भी ऐसे करके एक डिस्ट्रीब्यूशन था, किसका, हमारा लिनक्स का। और ये क्या है बेसिकली, अगर मान लेते हैं कि मुझे उबंटू का क्या करना है, मुझे कोड देखना है। अब इसमें क्या कंडीशन थी कि जो मैंने अपना प्रोग्राम एडिट करके बनाया होगा, चाहे संजय ने बनाया होगा, मान लेते हैं कोई मेरा प्रोग्राम भी एडिट कर सकता है, जो मैंने लिखा होगा उसको वो चेंज कर सकता है, और संजय का भी देख के उसको भी एडिट कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, वो प्रोग्राम किस तरीके का हमारा सर, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी उसको देख सकता है, चाहे आपने उसको बनाया है, चाहे आपने उसको एडिट किया है, वो आपके एडिट प्रोग्राम को भी देख सकता है, उसमें भी एडिट कर सकता है। ठीक है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, ये मतलब होता है ओपन सोर्स का। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, अ वेब कैम विच कैप्चर यूजर वीडियो समटाइम आल्सो कैप्चर ऑडियो ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस। बेसिकली जो हमारे पास वेब कैम होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इन्होंने पूछा है। तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि वेब कैम क्या करता है, बेसिकली आपकी वीडियो को कैप्चर करता है। मैंने पहले से आपको समझाया था इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, आपसे डाटा इनपुट लेते हैं और कहाँ भेजते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं। तो देखो वेब कैम भी क्या कर रहा है, आपकी जो फुटेज है उसको कैप्चर कर रहा है और कहाँ भेज रहा है, वो कंप्यूटर में भेज रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है सर, हमारे पास ये इनपुट डिवाइस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई सिक्वल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माई सिक्वल SQL। ये किसका एग्जाम्पल है, ये बेसिकली हमारे पास डाटाबेस है। और ये कौन सा डाटाबेस है हमारे पास, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको आपने लिख लेना पूरा, रिलेशनल में लिख देता हूँ, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करके लिख लेनी है ना। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं
कि जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पास हमारे जो सिस्टम होता है उसको इन्हांस करने का काम करते हैं। अब सर इसके कुछ एग्जांपल बता देंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। हाँ, आपने लिखना है यहाँ पे एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है? एक बेसिकली क्या है, आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सर इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा गया वो आप बता देंगे, तो आपने याद रखना है दूसरा कौन सा है, डीफ्रैगमेंटेड। ठीक है, डीफ्रैगमेंटर। ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपने याद रखना है ये दोनों किसके एग्जाम्पल है हमारे? सर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। बेसिकली जब आप ईमेल बनाते हो ना, तो आप इनमें से कौन सा जो सिंबल है उसको यूज़ नहीं कर सकते? आप स्लैश सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते, बाकी आप सारे के सारे यूज़ कर सकते। मान लेते मैंने बना दिया example.my@google.com, ठीक है, ऐसे बना दिया, या फिर google.com या फिर gmail.com ऐसे करके मैंने बना दिया। इसके अलावा मैंने बना दिया एग्ज़ाम, सपोज कर लेते हैं exam_my@gmail.com। तीसरा मैंने बना दिया एग्ज़ाम या फिर ema/my@gmail.com। देखो ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, पर जो लास्ट वाला होगा ये हमारा क्या होगा? ये इनवैलिड होगा। ये इनवैलिड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा सिंबल यूज़ कर लिया है? स्लैश का सिंबल हमने यूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मान लेते हैं अभी तो आपसे ये पूछ लिया कि आप बताओ कि कौन सा सिंबल नहीं यूज़ किया जाता है। कल को 4 ऑप्शन दे दिया आपसे एग्जाम्पल लिखे हुए, तो आपने देखना है कि कौन सा सिंबल है जो आप यूज़ नहीं करते। तो स्लैश सिंबल आप यूज़ नहीं करते हो, तो उस टाइम पे भी आपका ये राइट आंसर बन जाता। इंपॉर्टेंट है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है ना, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है इसको रिस्ट्रिक्ट किया होता है। जीमेल और चाहे आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो कुछ प्रोटोकॉल लिखे गए हैं, कुछ रूल लिखे गए हैं, उनको ये उल्लंघन करता है उनका, तो इसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर ऑडियो और म्यूजिक फाइल। ये मैंने अभी आपको रिसेंटली शायद 2 या 3 लेक्चर पहले ही समझाया था कि MP3 हमारे पास क्या होती है? ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऑडियो फाइल किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? सर MP3 किसका एक्सटेंशन होती है हमारे पास? ऑडियो या फिर हमारे पास म्यूजिक फाइल की एक्सटेंशन होती है। और कई बार पूछ लिया जाए MP3 का पूरा नाम क्या होता है, बेसिकली हम इसको बोलते हैं MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। क्योंकि इसका नाम क्यों रखा गया MP3 शॉर्ट में? MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं। इसके अलावा जैसे PDF, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। काफ़ी बार ईजी है, ये काफ़ी बच्चों को पता ही होती है, बस इसको मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये सारी चीज़ें होती है। डॉक भी मैंने आपको बताया था कि हम किसके एक्सटेंशन है, बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास MS वर्ड होता है उसकी जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन है डॉक। फिर XLS किसकी है? ये बेसिकली हमारे पास एक्सेल की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो वही चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के एग्जाम में पूछी गई हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो प्रिंटिंग स्पीड आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है। तो मैंने जब आपको प्रिंटर की बताई थी, हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने शायद देखे भी थे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं कैरेक्टर पर सेकंड में, दूसरे आते हैं हमारे पास लाइंस पर मिनट में, दूसरे आते हैं हमारे पास पेजेस पर मिनट में। तो इसको हम PPM लिखते हैं, और एग्जाम में शॉर्ट ही लिखा गया होता है। ये बात में मैंने आपको बताई थी, है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा राइट आंसर बन जाएगा? सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं पेजेस पर मिनट, कि हमारे पास 1 मिनट में जो प्रिंटर है वो कितने पेजेस है उनको प्रिंट कर पा रहा है। तो ये चीज़ पूछी जा चुकी है देखो एग्जाम में। फिर यहाँ पे DPI भी फॉर्म पूछी थी, इसको हम बोलते हैं डॉट्स पर इंच। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ साथ में। बेसिकली ये क्या करता है? ये मेज़र करता है, ये भी लिख लेना आपको, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ये मेज़र करता है प्रिंटर की, सर क्या मेज़र करता है प्रिंटर का? ये प्रिंटर का रेजोल्यूशन, है ना। रेजोल्यूशन को क्या बोलते हो? जो आप देखते हो ना हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, बेकार आ रही, तो वो रेजोल्यूशन अगर प्रिंटर की अगर आपको मेज़र करनी है तो आप किससे मेज़र करोगे? डॉट पर इंच से। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हेन अ ब्लूटूथ हेडफोन इज कनेक्टेड टू अ मोबाइल फोन विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली फॉर्म।
जब आप ब्लूटूथ अपने हेडफोन को कनेक्ट करते हो मोबाइल फ़ोन के साथ, तो उस टाइप पे आप कौन सा नेटवर्क बनाते हो? तो वहाँ पे आप पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हो। ये मैंने अभी आपको रिसेंटली जो हमारी पटवारी की जो क्लास थी उसमें भी आपको समझाया था ये मैंने, कि जब बेसिकली आप लोकल अपना अपना कोई ब्लूटूथ डिवाइस अपना कनेक्ट करते हो, उस टाइप पे आप किस टाइप का नेटवर्क बना रहे होते हो? आप अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे होते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैन बोलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि एग्ज़ाम में यही चीज़ें लिखी होती हैं, वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं बेसिकली, है ना? पैन और होता कितना है, ये हमेशा क्या होता है विद इन, ये नेटवर्क हमेशा कितना होता है विद इन 10 मीटर, कि 10 मीटर के अंदर ही ये नेटवर्क बनता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट क्वेश्चन था इस एग्जाम में पूछा गया था, और आपने भी इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेने हैं, कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी सुटेबल फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लास डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बेसिकली ईजी है ये क्वेश्चन। कौन सा आता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है कि सूटेबल किसके लिए? ऑनलाइन क्लास के लिए। बेसिकली ऑनलाइन क्लास में क्या करते हैं? बेसिकली सारे बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ेंगे, तो किस पे पढ़ेंगे? वो टीम्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये ऐसे करके क्या होता है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में पूछी गई थी। बाकी तो ये सारा इंपॉर्टेंट ही है। अगर बाकी तो मैंने बता ही दिया, बिंग क्या होता है, ये क्या होता है। हाँ, जैसे यहाँ पे वन ड्राइव बच गया, तो वन ड्राइव क्या होता है? ये बेसिकली क्लाउड स्टोरेज होता है। ये बेसिकली क्या होती है? क्लाउड की स्टोरेज होती है। ठीक है, जैसे आप जी ड्राइव देखते हो ना, जी ड्राइव क्या होता है? गूगल की है। जी ड्राइव किसकी स्टोरेज है? गूगल की स्टोरेज है ऑनलाइन। वैसे ही मतलब गूगल की क्लाउड स्टोरेज है ऑनलाइन जो आप गूगल देता है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की क्या है? बेसिकली वन ड्राइव है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो यहाँ पे सुपरटेंडेंट एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट बनते थे और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, तो वो मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहती है तो आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है।